गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहलाता है। आपने इससे पहले जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मेथड पढ़े हैं उसका हमको इसमें इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसीलिए इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन कहा जाता है। तो यूज़ यानी उपयोग, कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का उपयोग किस किस चीज़ों में, किस किस क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का पहला उपयोग है, फर्स्ट यूज़ है। फर्स्ट यूज़ कहाँ किया जाता है ये इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। हम इस चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रेखीय समीकरण पद्धति। रेखीय समीकरण पद्धति आपको पता है, आप 10th में इस चीज़ इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे। इस इक्वेशन के बारे में आप 10th में पढ़ चुके हैं, जी पढ़े हैं। इस इक्वेशन इसको कहते हैं रेखीय समीकरण दो वेरिएबल वाला। इसमें एक्स वाई के बाद अलावे हम 3 वेरिएबल भी लगा सकते हैं, यानी 3 रेखीय समीकरण 3 वेरिएबल वाला। रेखीय समीकरण 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, n वेरिएबल का रेखीय समीकरण हो सकता है, ठीक है। तो हमारा रेखीय समीकरण के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि रेखीय समीकरण क्या होते हैं। रेखीय समीकरण कहने का मतलब है एक्स वाई या जेड का पावर 1 होना चाहिए। एक्स वाई जेड का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वह समीकरण रेखीय समीकरण कहलाएंगे। हम लोग रेखीय समीकरण के बारे में पहले पहचानेंगे कि रेखीय समीकरण क्या होते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम लोग पहले मानते हैं, ले लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन हमने लिया a1x b1y c1z इक्वल टू हमारे पास a2x b2y c2z इक्वल टू d2। हमारे पास a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। यह लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला है, x y z, इसमें 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल वाले हो सकते हैं, 5 वेरिएबल वाले हो सकते हैं, ठीक है। n वेरिएबल तक के लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं। लेकिन आपको 3 वेरिएबल वाले हैं तो मिनिमम 3 इक्वेशन का होना जरूरी है, तभी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल में मिनिमम 3 इक्वेशन का होना जरूरी है। 2 वेरिएबल वाले में मिनिमम 2 इक्वेशन का जरूरत है, तभी आप x और y का हल कर सकते हैं, यानी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं a1 b1 c, a2 b2 c, a3 b3 c,
एक्स वाई जेड, यहाँ पर आपका D1 D2 D3। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको माथे पर रख दीजिए, मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कीजिए, ये समीकरण बन जाएगा। तो ये दिए हुए समीकरण को हम किस में बदल दिए भाई, ये जो जितना इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। हम इसको मान लेते हैं, लेट A1 D1 A2 D2 A3 D3, और दूसरे मैट्रिक्स को हम x मानते हैं, x y, और लास्ट वाले मैट्रिक्स को हम B मैट्रिक्स मानते हैं, D1 D2। ये आपका 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/1 मैट्रिक्स, ये भी 3/1। हमने इस सबको इसको x, इसको b माना, तो इसको a, इसको x, इसको b माना, तो देयरफॉर मेरे पास आ गया ax बराबर b। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स। यह एक समीकरण है, रेखीय समीकरण है, किस फॉर्म में भैया, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले जानेंगे कि जिसको हम ए मैट्रिक्स माने हैं वह क्या कहलाता है। ए मैट्रिक्स आपका कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक आव्यूह। ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए एक्स वाई जेड का ये सारा कोफिशिएंट है, और ये आपका एक्स मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, चर आव्यूह। हिंदी में कहते हैं चर आव्यूह, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वेरिएबल मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड जो है एक चर संख्या है, और ये आपका बी जो कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। बी क्या कहलाता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको हिंदी में अचर आव्यूह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अचर। यानी ए हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या हो गया वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी क्या हो गया कांस्टेंट मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स फॉर्म में हुआ है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यह जो फॉर्म कहलाएगा ये मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगा। यानी पहले यह लिखा रहता था, अब हम इसको देख करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। पहले इसको देख के कहते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब हम इसको देख के कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यह कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके बारे में कहेंगे कि देयर आर two types of system of linear equation. There are two types of system of linear equation. ये जो रेखीय समीकरण है
ये दो प्रकार के होते हैं। यह रेखीय समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया? इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसको कहेंगे भाई? ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये कब होता है? इसको कब कहेंगे कि यह होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो कहता है जब आपका जो बी मैट्रिक्स है वह आपका क्या आ जाए? जीरो मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाए? जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसको होमोजीनियस कहते हैं। जब बी मैट्रिक्स आपका जीरो के मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस दोनों का एग्जाम्पल आप दे दीजिए। जैसे हमने लिखा 2x + 3y = 0, x + 5y = 0। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को देखें गौर से कि इसका ये सभी कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग कहते हैं अचर संख्या। अचर संख्या वाला चीज दोनों क्या है? जीरो। ये अगर पूरा जीरो हो जाए d1 d2 d3, अगर यह पूरा जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। इसमें से कम कोई भी एक जीरो है बाकी सब जीरो नहीं है तो वो क्या है? नॉन होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ऐसे कह सकते हैं x + 3y = 0 और 2x - 5y = 2। इस तरह से करके आप लिख दिए। यह जो इक्वेशन हुआ इसमें कांस्टेंट टर्म क्या पूरा जीरो है? ये पूरा जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। ये अगर पूरा जीरो है तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं? दो प्रकार के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। पहले इसको लिख लें तब हम लोग पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, लिख लें। हम लोग पहले बदलने के लिए सीखेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बदलने के लिए सीख जाएंगे तब हम लोग आगे चलेंगे। तो कहता है कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये दिए हुए इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म बताएं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में निकलने के लिए जब हम लोग बनाएंगे तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे वी हैव, मेरे पास है 3x - 2y + 3z = 8 और 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 2। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे। कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलें। मैट्रिक्स फॉर्म में बदलने के लिए जितने भी कोफिशिएंट हैं पहले लिखेंगे 3 - 2, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, ये 4 -3 और ये बगल वाला
ये क्या कहलाता है एक्स वाई, ये बगल वाला 8 1 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग मान लेंगे लेट ए बराबर मान लेंगे 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 और इसको हम लोग क्या मान लेंगे एक्स वाई से। ये आपको क्या मान लेंगे इसको हमेशा आप सवाल बनाएंगे तो ए एक्स बी इस तरह से मानना होगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो आ गया ए एक्स बराबर बी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बताइए किस प्रकार का यह इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब समांगी, नॉन होमोजीनियस मतलब असामांगी, ठीक है हिंदी में। तो बताइए यह समांगी मिश्रण है या असामांगी है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। यह क्या हो गया भाई, यह आपका बी मैट्रिक्स देख लीजिए। बी मैट्रिक्स क्या जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ पर सीन से लिखेंगे बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस। यह सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन, इसका हल कैसे करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग हल कैसे करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे। हल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हल क्या होते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, y and z which is satisfy this equation, ये इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी x और y z का वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, हल करें। यानी x y z का मान रखने के बाद 8 के बराबर आ जाए, इसमें भी x y z का मान रखने के बाद 1 के बराबर आ जाए, x y z का मान रखने के बाद 4 के बराबर आ जाए। तो जिस वैल्यू को रखने के बाद x y z का जो मान रखने के बाद यह समीकरण संतुष्ट हो जाए वह वैल्यू ही इस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, हल किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज which is satisfy this equation, set of all values of variables, set of all values of variables which satisfy the equation, जो कि इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करता हो वह ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। then it is called सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, हल कहलाता है। आपको हल के बारे में पूछा जाएगा कि हल क्या है, किसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो जो वैल्यू x y z का मान रखने के बाद समीकरण को संतुष्ट करता हो वो x y z का मान ही क्या कहलाता है, हल। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
आपका सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल दो प्रकार के होते हैं ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए समीकरण पद्धति का हल दो प्रकार के होते हैं, रेखीय समीकरण पद्धति का हल दो प्रकार के होते हैं, रेखीय समीकरण पद्धति का हल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिए, रेखीय समीकरण पद्धति का हल दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट यानी संगत हल, संगत हल और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत हल। संगत हल और असंगत हल आपसे पूछा जाएगा, अच्छा यह बताइए संगत हल क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये पढ़े हैं ax बराबर b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, इसके कितने हल हैं, तो बोलेंगे ये इसके दो प्रकार के हल होते हैं, ax बराबर b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो हल होते हैं, या तो वह संगत हल देगा या तो असंगत हल देगा, इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहता है जिस समीकरण का एक या एक से अधिक हल हो, वन और मोर सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। वन और मोर सॉल्यूशन यानी एक या एक से अधिक हल वाले को कंसिस्टेंट यानी संगत हल कहा जाता है, एक या एक से अधिक हल वाले को संगत हल कहा जाता है। वन और मोर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वन और मोर सॉल्यूशन यानी एक या एक से अधिक हल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कभी कभी समीकरण का एक हल निकलता है और कभी कभी समीकरण का एक से अधिक हल निकलता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ऐसा हल जिसमें समीकरण का कोई हल ना निकले, ऐसा समीकरण जिसका कोई हल ना निकले उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, असंगत हल कहते हैं। जिसमें कोई हल नहीं निकलता है तो हम लोग
इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जिसका एक या एक से अधिक हल निकलता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास समीकरण दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो हम लोग होमोजीनियस का अलग सॉल्यूशन पढ़ेंगे और नॉन होमोजीनियस का अलग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, या तो वह कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे या क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग 10th में पढ़े थे, हमारे पास इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते थे, रेखीय समीकरण होता। तो इसके हल के बारे में भी पढ़े थे। हम लोग कहते थे कि समीकरण का 3 प्रकार का हल होता है, अद्वितीय हल, अंतः अनेक हल और कोई हल नहीं। तो ये 3 हल को क्या किया जाता है, हम लोग संगत और असंगत में बांट देते हैं। मतलब समीकरण का 2 ही हल होते हैं, संगत या असंगत। संगत में 2 प्रकार के हल होते हैं, एक अद्वितीय हल और अनंत हल। असंगत में कोई हल नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़े थे हम लोग कि अद्वितीय हल कब होता है भाई। तो अद्वितीय हल बताए थे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको हम लोग कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। और आप पढ़े होंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, आप पढ़े होंगे। इसको कहते थे अनंतः अनेक हल, यानी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अंतः अनेक हल। ठीक है, आप पढ़े होंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको कहते थे नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इससे यहाँ पर पढ़ते थे हम 10th लेवल में, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स मेथड से पढ़ेंगे तो कंडीशन आपका बदल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हल कैसे करते हैं। आज तक के लिए यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल में आधे घंटा से अधिक का वीडियो नहीं बनता है और हम अकेले बनाते हैं, इसके वजह से काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए वीडियो पॉज कर करके आपको हम वीडियो तैयार करते हैं और अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। किसी प्रकार का अगर किसी को दिक्कत हो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका इस वीडियो के माध्यम से सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपने हमारे YouTube चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि आप हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पूरा देखें, इसके वजह से आपको समझ में आएगा। आपका घर बैठे आपका पूरा कोर्स का रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें घर में। अगर वीडियो देखते रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।